आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद छोटी लेकिन असाधारण रूप से प्रभावशाली जिंदगी पर नजर डालने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह की। इस सफर में हम ये समझेंगे कि कैसे एक अकेले नौजवान ने पूरी की पूरी ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इनका एक बेहद ताकतवर विचार था जो शायद हम सभी ने कभी न कभी सुना होगा। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कोटेशन नहीं है, बल्कि ये वो फिलॉसफी है जो बिल्कुल सटीक बैठती है कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया। और यही वजह है कि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच इतनी मजबूती से कायम है। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 23, सिर्फ 23 साल। यह उम्र हैरान कर देने वाली है। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और अपने पीछे करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों में आजादी का एक धधकता हुआ सपना छोड़ गए। तो आइए भाग 1 पर चलते हैं। एक महान शहीद का जन्म। देखते हैं कि यह क्रांतिकारी भावना उनके अंदर कैसे और कब पैदा हुई। अगर हम उनकी शुरुआती जीवन को देखें तो यह साफ हो जाता है कि बगावत तो जैसे उनके खून में ही थी। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के एक ऐसे सिख परिवार में उनका जन्म हुआ जो राजनीति में पहले से ही बहुत एक्टिव था। उनके पैदा होने के समय ही उनके पिता और चाचा अंग्रेजों का विरोध करने के चक्कर में जेल में थे। यानी उनका पूरा बचपन एक ऐसे माहौल में बीता जहां कॉलोनियल रूल से लोहा लेना आम बात थी। और बचपन से ही उनका दिमाग कैसा चलता था, इसका अंदाजा एक बड़े ही मशहूर किस्से से लग जाता है। जब उनके पिता खेत में बीज बो रहे थे तो एक छोटे से बच्चे के रूप में उन्होंने मासूमियत से पूछा था कि हम अंग्रेजों से लड़ने के लिए खेतों में फसल की जगह बंदूकें क्यों नहीं बो देते। सच में इस एक सवाल ने ही उनके आने वाले कल की दिशा तय कर दी थी। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। जलियांवाला बाग से क्रांति तक का सफर। 1919 के साल ने उनके विचारों में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में जलियांवाला बाग के उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखना और वहां की खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में संजोकर रखना। इस भयानक घटना ने उनके मन में न्याय के लिए एक ऐसी आग जला दी जो ताउम्र बुझने वाली नहीं थी। फिर जब चौरी चौरा की घटना के बाद अचानक से शांतिपूर्ण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया तो उनके नजरिए में एक स्पष्ट शिफ्ट आया। शांतिपूर्ण विरोध से उनका पूरी तरह मोह भंग हो चुका था। उन्होंने दुनिया भर की समाजवादी क्रांतियों का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। यह अंग्रेजों के उत्पीड़न को सीधे और ज्यादा आक्रामक तरीके से चुनौती देने का रास्ता था। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से कदम थे जिन्होंने उन्हें पूरे देश की नजरों में ला खड़ा किया। भाग 3, सैंडर्स वध और असेंबली बम कांड। ये वो टर्निंग पॉइंट था जहां कलम की जगह कुछ समय के लिए पिस्तौल ने ले ली थी। लाला लाजपत राय, जो पूरे देश के चहेते नेता थे, उनकी पुलिस की लाठियों से हुई दर्दनाक मौत का बदला लेने की ठानी गई। प्लान पुलिस चीफ को मारने का था, लेकिन गलत पहचान के कारण ऑफिसर साउंडर्स मारा गया। इसके बाद पुलिस की आंखों में धूल झोंककर लाहौर से भेष बदलकर उनका वो नाटकीय बचाव सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं था। लेकिन इसके बाद उनकी पूरी रणनीति में एक बहुत ही ड्रामेटिक बदलाव आया। 1929 में उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर खाली जगह पर ऐसे बम फेंकने का फैसला किया जिनसे किसी की जान ना जाए। ये पूरी तरह से पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट जैसे काले कानूनों का विरोध था। और इसका मकसद वहां से भाग निकलना बिल्कुल नहीं था, बल्कि जानबूझकर गिरफ्तार होना था। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। ये आइकॉनिक स्टेटमेंट असेंबली में बम फेंकने के पीछे की असली प्रतिभा, उस जीनियस माइंड को उजागर करता है। इससे ये एकदम साफ हो जाता है कि उनका इरादा कभी किसी की जान लेना था ही नहीं। वो तो गिरफ्तार होकर सार्वजनिक अदावतों को अपनी क्रांति की आवाज बुलंद करने वाले एक मेगाफोन की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। अब हम इस एक्सप्लेनर के अगले चैप्टर पर आते हैं। भाग 4, जेल का संघर्ष और भूख हड़ताल। देखते हैं कि कैसे ये लड़ाई जेल की कालकोठरी से लड़ी गई। जेल के अंदर जो हो रहा था वो भी बहुत कुछ बयां करता है। भारतीय राजनीतिक कैदियों को बेहद खराब खाना, गंदी जगहें और जबरन मजदूरी झेलनी पड़ती थी, जबकि यूरोपीय कैदियों को सही सुविधाएं और बुनियादी अधिकार मिलते थे। इस घोर भेदभाव ने सलाखों के पीछे समानता के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई को जन्म दे दिया। मतलब उनकी बगावत जेल के दरवाजों पर जाके रुकने गई थी। 116 दिन, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये उनके ऐतिहासिक भूख हड़ताल के दिनों को दर्शाता है। जरा सोचिए, 116 दिन तक भूखे रहना।
ये सहनशक्ति की एक ऐसी भीषण परीक्षा थी जिसने अंततः उस विशाल ब्रिटिश साम्राज्य को इंसान की बुनियादी मांगों के आगे झुकने पर मजबूर कर ही दिया। लेकिन इस संघर्ष की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। 13 सितंबर 1929 को 63 दिनों तक भूखे रहने के बाद क्रांतिकारी जतिन दास की दुखद शहादत हो गई। इस सर्वोच्च बलिदान ने पूरे देश में भारी आक्रोश और अपार समर्थन पैदा कर दिया। इसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि उनका ये मौन विरोध कितना गंभीर और जानलेवा था। और अंत में हम पहुंचते हैं इसके क्लाइमैक्स पर। भाग 5, 23 मार्च 1931 की अमरता। उनकी इस अंतिम लड़ाई पर अगर हम गौर करें तो एक तरफा और जल्दबाजी में किए गए ट्रिब्यूनल में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन उन्होंने अपने परिवार द्वारा दया की भीख मांगने के हर प्रयास को सिरे से ठुकरा दिया। मौत एकदम सामने थी, फिर भी अपने लक्ष्य के प्रति उनका समर्पण बिल्कुल अटल था। अत्याचारी से किसी भी तरह की दया की उम्मीद करना उनके उसूलों के सख्त खिलाफ था। उनके अटूट और बौद्धिक जज्बे का सबसे बेहतरीन उदाहरण तब मिला जब जेलर उन्हें फांसी के लिए ले जाने आया। उनका जवाब था, रुकिए, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। वो फांसी से ठीक कुछ पल पहले लेनिन की बायोग्राफी पढ़ रहे थे। मौत के बिल्कुल करीब होने के बावजूद ज्ञान का ऐसा जुनून सच में रोंगटे खड़े कर देता है। और इस तरह 23 मार्च 1931 को इंकलाब जिंदाबाद के अमर नारे के साथ उन्होंने फांसी के फंदे को गले लगा लिया। इतनी कम उम्र में असीम साहस और गहरी बुद्धिमत्ता से प्रेरित यह सर्वोच्च बलिदान क्या आज भी आधुनिक क्रांतिकारी विचारों के लिए सबसे बड़ा और सबसे प्रासंगिक ब्लूप्रिंट नहीं बना हुआ है? यह निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो हमें इस महान विरासत के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।